Hello everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll be talking about Parliament. We'll be looking what Parliament is, we'll be looking at the organization. Apart from that, we'll be discussing about the composition of Lok Sabha and Rajya Sabha. This topic Parliament, it is a very vast topic, so I'll be breaking it up in different videos. This is the first one of all those videos. Now, beginning with, first we need to know what a parliament is. So parliament, it is central to the parliamentary form of government. जैसा कि हमें पता है, इंडिया में हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने अपनाई हुई है. तो क्योंकि हमारे यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो एक नॉमिनल हेड है, उसके पास पावर्स नहीं होती कुछ खास, और प्राइम मिनिस्टर वो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल हेड है. हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे इंडिया में हम फॉलो करते हैं, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के सेंटर में होता है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हमारी गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है, जहाँ से पूरी कंट्री को वो लेजिस्लेट करती है, पूरी कंट्री को रेगुलेट करती है. तो इसे लेजिस्लेटिव ऑर्गन, वो ऑर्गन जो लेजिस्लेट करता है हमारे लॉज को, लेजिस्लेट करता है पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको वो लेजिस्लेट करने का काम करता है. इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है. वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन के एक पर्सनालिटी थे, उनके नाम पर ये है. उसके अलावा जब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन को देखें, हम ये इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, इंडिया के पार्लियामेंट का ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं. सबसे पहले इसके ऑर्गेनाइजेशन में 3 पार्ट्स होते हैं. इंडियन पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन में 3 पार्ट्स होते हैं. एक होता है प्रेसिडेंट, फिर होती है लोकसभा और राज्यसभा. प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. प्रेसिडेंट की बात करें तो एक किसी भी हमारा जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, उसके 2 हाउसेज होते हैं. एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस. पहले इनकी बात कर लेते हैं. लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं, अपर हाउस को राज्यसभा कहते हैं. 1954 में इन्हें राज्यसभा लोकसभा नाम के ये हिंदी नेम्स दिए गए. उससे पहले इन्हें लोअर हाउस और अपर हाउस ही कहा जाता था, या फिर इन्हें फर्स्ट चैम्बर भी कहा जाता है और राज्यसभा को सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है. लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है, वहीं राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है. लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहा जाता है और राज्यसभा को हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है. 1954 में इन्हें एक हिंदी नेम दिया गया. अब हम इनको देखें, हाउस ऑफ द पीपल क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर जो मेंबर्स आते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. वो डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं. और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं. लोकसभा के मेंबर्स लोगों द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग. इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे. तो ये 2 हाउसेज होते हैं इंडिया के अंदर. जब हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की जिस तरीके से भारत की जो पार्लियामेंट है उसे संसद कहा जाता है, उसी तरीके से यूएसए की पार्लियामेंट को सीनेट कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है. और कांग्रेस के यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है. और कांग्रेस के 2 हाउसेज हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरे होती है सीनेट. हाउस ऑफ कॉमन्स और सीनेट. और दूसरा ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसके भी 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स. अब प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट इन दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है. प्रेसिडेंट ना लोकसभा का मेंबर है ना राज्यसभा का मेंबर है. ही इज़ इंडिपेंडेंट, वो किसी के भी मेंबर नहीं है. एंड ही डू नॉट चेयर देयर मीटिंग्स,
वो इनकी मीटिंग्स को भी चेयर नहीं करते। किसी भी लोकसभा का स्पीकर होता है, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन होते हैं, तो प्रेसिडेंट किसी भी हाउस को चेयर नहीं करते। फिर भी ये हमारी पार्लियामेंट का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ये जो भी बिल प्रपोज करते हैं और उसे पास करते हैं, वो आखिरकार लॉ तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट अपनी एसेंट देंगे। दूसरी ओर प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं या फिर उसे भंग कर सकते हैं, दोनों हाउसेस को। साथ ही प्रेसिडेंट कभी भी दोनों हाउसेस को एड्रेस भी कर सकते हैं और ऑर्डिनेंस इशू करना भी प्रेसिडेंट के पावर है। 6 मंथ्स के अंदर उस ऑर्डिनेंस को लोकसभा में से पास करवाना, असेंबली में से पास करवाना होता है। इंडिया के अंदर, इन इंडिया एंड ब्रिटेन देयर इज इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इन दोनों में क्या अंतर है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी पूरी असेंबली है, इसके अंदर ये ओपोजिशन है और ये रूलिंग पार्टी है। ये ओपोजिशन है और ये रूलिंग पार्टी है। रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो एग्जीक्यूटिव बनाते हैं और ये पूरी असेंबली लेजिस्लेचर होती है। पूरी असेंबली तो लेजिस्लेचर इंक्लूड्स ओपोजिशन प्लस रूलिंग पार्टी, लेकिन एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स ओनली द मेंबर्स ऑफ रूलिंग पार्टी, जो लॉज को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूटिव उसे कहा जाता है। अब एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके के होते हैं। ये एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा होता है टेम्पोररी एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गई। ब्यूरोक्रेसी एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। वहीं दूसरी ओर टेम्पररी एग्जीक्यूटिव की बात करें तो ये हमारे लीडर्स हो गए, पॉलिटिशियन, ये जो एमपीज़ हैं, एमएलएज हैं, ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होते हैं क्योंकि इन्हें 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और इनकी जब तक सर्विस होती है ब्यूरोक्रेसी की तब तक ये अपनी सर्विस देते हैं। तो ये होती है दो तरीके के एग्जीक्यूटिव। तो ये अंतर है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर में रूलिंग पार्टी भी आती है और अपोजिशन भी आता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव में केवल रूलिंग पार्टी आती है। तो आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का एक पार्ट होता है। तो इंडिया के अंदर और ब्रिटेन के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमारे इंडिया के अंदर एग्जीक्यूटिव इज़ अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का ही एक हिस्सा है एग्जीक्यूटिव, तो ये इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन यूएसए के अंदर, इसीलिए आप इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, प्रेसिडेंट इन पार्लियामेंट, और ब्रिटेन में क्राउन इन पार्लियामेंट। और वहीं अमेरिका की बात करें इसमें, तो वहाँ पर ये दोनों सेपरेट होते हैं। इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट पार्ट ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं होते। दूसरी ओर कॉम्पोजिशन देखें दोनों हाउसेस का, दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा, और यूएस के केस में सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ब्रिटेन के केस में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, इस तरीके से है। ठीक है, इंडिया के केस में लोकसभा, राज्यसभा। अमेरिका के केस में उनकी जो पार्लियामेंट है उसे कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के दो वो होते हैं, एक होता है सीनेट और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। वहीं ब्रिटेन के केस में उनकी संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और उनके केस में ये दो होते हैं, दो हाउसेस होते हैं वहाँ पर भी। एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपर हाउस है और दूसरा होता है हाउस ऑफ कॉमन्स जो लोअर हाउस है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स अमेरिका में लोअर हाउस है और सीनेट अपर हाउस है। नैन्सी पेलोसी सीनेट की वो थी स्पीकर हैं, जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। तो इनकी इंडिया में सबसे पहले हम लोकसभा और राज्यसभा के कॉम्पोजिशन को देखेंगे और उसमें सबसे पहले हम राज्यसभा के कॉम्पोजिशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो एक बार ये रब कर देते हैं। तो अब कॉम्पोजिशन देखें राज्यसभा की, तो
राज्यसभा के अंदर कुल 245 मेंबर्स हैं इंडिया में राज्यसभा में कुल 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से जो 238 मेंबर्स स्टेट्स या यूनियन टेरिटरी से चुनकर आते हैं और ये इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं। वहीं 12 मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। 245 टोटल 245 होते हैं, जिसमें से 238 स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। कैसे, वो हम अभी बात करेंगे। और दूसरे 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये जो 12 है ये इस आधार पर नॉमिनेट किए जाते हैं, या तो ये इन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस दी है इसमें आर्ट के एरिया में, आर्ट हो गया या फिर लिटरेचर हो गया, आर्ट लिटरेचर, उसके अलावा साइंस हो गया, सोशल सर्विस हो गया, इन एरियाज़ के अंदर उन्होंने अपनी सर्विस दी है, तो इस आधार पर प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करते हैं। तो आपने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर भी रहे हैं, उससे पहले लता मंगेशकर यहाँ पर प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट की गई। इनके इनडायरेक्टली चुने जाने की बात को देखें तो राज्यसभा के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, अगर हम राज्यसभा में किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं उसकी बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल ये कॉमन पीपल हैं, और कॉमन पीपल जो आम लोग हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर भेजते हैं अपनी अपनी स्टेट असेंबली के अंदर, अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर, स्टेट असेंबलीज़ के अंदर। फिर स्टेट असेंबली में इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें एमएलए कहा जाता है। दे आर नोन एज एमएलएज, एमएलए। और ये जो एमएलए होते हैं ये आगे चुनते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को, तो इसीलिए राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राज्यसभा के मेंबर्स, उन्हें एमपी कहा जाता है। तो इन्हें इनडायरेक्टली कौन चुनता है? इनडायरेक्टली चुना जाता है, डायरेक्टली लोग नहीं चुनते बल्कि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स उन्हें चुनते हैं। तो इस तरीके से 238 आते हैं फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, वहीं 12 दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। उन्होंने जिन्होंने अपनी आर्ट के एरिए में या फिर सोशल सर्विस के एरिए में बहुत ही अच्छी सर्विसेज दी हैं, उन्हें यहाँ पर चुना जाता है। उसके बाद हम आगे इसके कॉम्पोजिशन की बात करें तो जो 4th शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th शेड्यूल है, इट डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। वो राज्यसभा में सीट्स के एलोकेशन से डील करता है कि किस तरीके से अलग अलग स्टेट्स के बीच में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में सीट्स बांटी जाएंगी। तो ये एलोकेशन से रिलेटेड जितने भी डिस्कशंस हैं ये हमारे 4th शेड्यूल के हिसाब से होते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेट्स के बारे में देखेंगे। स्टेट्स के बारे में देखने के बाद हम यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टेट्स के बारे में देखते हैं। क्या देख रहे हैं? 4th शेड्यूल में जो सीट्स का एलोकेशन है, किस तरीके से राज्यसभा की सीटें अलग अलग एरियाज़ में बांटी जा रही हैं। तो बेसिकली 3 एरियाज़ में बांटी जाती है, स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज और तीसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इनके बीच बांटी जाती हैं। सबसे पहले हम स्टेट्स की बात करते हैं। मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इन्हें एमएलए कहा जाता है। जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उन्हें एमएलए कहा जाता है। ये एमएलए आगे चलकर जो राज्यसभा है उसके मेंबर्स को चुनते हैं। इलेक्शन वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम पर आधारित होता है। अब ये क्या है? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ये एक पीआर सिस्टम है। देखो, 2 तरीके के वोटिंग सिस्टम होते हैं, एक होता है एफपीटीपी और दूसरा होता है पीआर। इंडिया के अंदर एफपीटीपी चलता है सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में, राज्यसभा के इलेक्शंस में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है। ज़्यादातर इंडिया में एफपीटीपी चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम।
यहाँ पर आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लाना ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, यहाँ पर प्रेफरेंस लिस्ट दी जाती है। दोनों सिस्टम्स में क्या अंतर है इस पर एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी। और एफपीटीपी सिस्टम में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल 10 वोट्स हैं, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, 10 वोट्स हैं। अगर आप पीआर सिस्टम से इलेक्शन करवाते हैं तो आपको 10 में मेजॉरिटी ऑफ वोट्स चाहिए, यानी 5+1 पर आपको मिल जाएगी, तो आपको 6 वोट्स होना आपके पास ज़रूरी है, तब आप जीतेंगे। एफपीटीपी में यदि आप 2 वोट भी जीत रहे हैं और बाकी सबको 0-0 आए तब भी आप जीत जाएंगे। यहाँ पर आपको हाईएस्ट नहीं चाहिए, आपको हाईएस्ट चाहिए लेकिन मेजॉरिटी नहीं चाहिए। दोनों में अंतर है, इस पर एक सेपरेट वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। वहीं हम बात करें अब सीट्स कैसे एलोकेट होती है। फॉर एग्जांपल हमने सुना है उत्तर प्रदेश के पास 31 सीट्स हैं, राजस्थान के पास राज्यसभा में 10 सीट्स हैं, त्रिपुरा के पास 1 सीट है, सिक्किम के पास 1 सीट है। ऐसे ये इतना इनइक्वालिटी क्यों है, सबके पास बराबर सीट्स क्यों नहीं है? तो हम सीट्स के एलोकेशन को देखें, सीट्स के एलोकेशन को, तो इट इज़ एंटायरली बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन के आधार पर सीट्स एलोकेट की हुई हैं। जिसकी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उसकी उतनी ज़्यादा सीटें होंगी। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेराई, और इसी कारण हर राज्य में रिप्रेजेंटेटिव्स वेराई करते हैं। स्टेट टू स्टेट नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स वेराई, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 है, त्रिपुरा में 1 है, क्योंकि त्रिपुरा की पॉपुलेशन कम है, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है। वहीं यूएसए का केस देखें तो यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, हर स्टेट से 2 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनकी पूरी की पूरी असेंबली में 100 सीट्स हैं। तो नो मैटर कितना छोटा स्टेट है, नो मैटर कितना बड़ा स्टेट है, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन यूएस ने दे रखा है। अब हम आगे देखें यूनियन टेरिटरीज। तो हमने स्टेट्स की बात कर ली, किस तरीके से राज्यसभा में स्टेट्स को सीट दी हुई है। अब हम यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं कि किस तरीके से यूनियन टेरिटरीज में को बांटी हुई है। तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है? ये एक इस तरीके का एक लिस्ट बनाई जाती कि इस पर्टिकुलर चीज़ के इलेक्शन में किस किस को वोट देने का अधिकार है। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज कौन होगा, मतलब प्रेसिडेंट के वोट में कौन कौन इन्वॉल्व होगा, उसमें आपके इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, आपके राज्यसभा, ये सब इन्वॉल्व, स्टेट्स के मेंबर्स, ये सब इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज इज़ अ लिस्ट, आप इसे लिस्ट की तरह मान सकते हैं, विच डिसाइड्स कि कौन कौन इन्वॉल्व होगा इस इलेक्शन के प्रोसेस में। ओके, सो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स द्वारा ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, और ये इलेक्टोरल कॉलेज खास रूप से इसी पर्पज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। यूनियन टेरिटरी से मेंबर्स राज्यसभा में भेजने मेजर पर्पज़ ये है, इसीलिए एक इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है और वो इन्हें चुनती है। इलेक्शन इज़ हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद, वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो हम पीछे बात करके आए, जिसमें इसके बारे में एक अलग वीडियो में देखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, राम श्याम और ये 2 इंडिविजुअल्स है, कंटेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक और ले लेते हैं, राम श्याम रोहन एंड फॉर एग्जांपल सीता, ये 4 इंडिविजुअल्स हैं। अब प्रेफरेंस लिस्ट देनी है, किसी ने फर्स्ट नंबर पर, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिविजुअल वोट दे रहा है तो फर्स्ट नंबर पर उसने राम को रखा, सेकंड सीता, रोहन थर्ड, श्याम फोर्थ, सीता। फिर ये दूसरा इंडिविजुअल फर्स्ट पे श्याम को रखेगा, सेकंड पे राम को, थर्ड पे सीता को, फोर्थ पे रोहन को। इस तरीके से हर एक इंडिविजुअल अपनी अपनी एक लिस्ट दे देता है, और जितने ज़्यादा, जैसे राम को 50 लोगों ने फर्स्ट प्लेस पर रखा, और इसको श्याम को 10 लोगों ने, रोहन को 5 लोगों ने, सीता को 10 लोगों ने, तो राम विल बी इलेक्टेड। सबसे ज़्यादा लोगों ने इन्हें फर्स्ट प्रेफरेंस पर रखा, इसी कारण इन्हें इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा मैंने बता दिया काम करता है फर्स्ट
प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो चाहे वो प्रेसिडेंट का हो, वाइस प्रेसिडेंट का हो, प्रोपोर्शनल राज्यसभा के मेंबर्स हों, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से ही यहाँ पर वोटिंग होती है। ये क्या होता है इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में दोनों सिस्टम को देखेंगे, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फिर बाद में हम देखेंगे कि हमारे कंट्री में 9 यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन केवल 3 को ही राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है। कौन कौन सी है वो? न्यू दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी। बाकियों को क्यों नहीं मिला? क्योंकि अभी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन पाने के लिए। अब तीसरा हम नॉमिनेटेड मेंबर्स को देखेंगे कि किस तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स के बीच में डिवाइड किया हुआ है राज्यसभा की सीट्स को। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 3 भागों में हमने राज्यसभा की सीटें बांट रखी है, एक स्टेट्स के बीच में, एक यूनियन टेरिटरीज के बीच में। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वहाँ इलेक्शन होते हैं। अब हम नॉमिनेटेड मेंबर्स को देखें तो 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। और क्योंकि बिकॉज दे आर हैविंग सर्टेन स्पेशल नॉलेज इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस। पर्पस क्या है? पर्पस, मेजर पर्पस इसके पीछे यही है कि टू प्रोवाइड एमिनेंट पर्सनैलिटी, जो ये एमिनेंट पर्सनैलिटी है इनको राज्यसभा तक एक्सेस देना, इन्हें प्लेस देना विदाउट इलेक्शंस, बिना किसी इलेक्शन के। तो ऐसा कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविज़न यूएसए के अंदर नहीं है, अमेरिकन सीनेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ भी इलेक्शन होता है, वहाँ पर जैसे हमारे राज्यसभा में ऐसा प्रपोजल है, वहाँ नहीं है यूएसए के अंदर। बेसिकली यही कहना है। सो अब हम आगे देखें, अब हम लोकसभा के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के अंदर इंडिया में कुल 552 सीट्स हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं राज्यसभा में 245 सीट्स थी, लोकसभा में 552 सीट्स है। 552 सीट्स में से 530 सीट्स स्टेट्स के पास हैं, 20 सीट्स यूनियन टेरिटरीज के पास हैं और 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। उसी तरीके से जिस तरीके से सीट्स राज्यसभा में बांटी गई हैं वैसे ही कुछ लोकसभा में भी बटी हुई है। 530 स्टेट्स को दी हुई हैं, 200 यूनियन टेरिटरीज को और 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। वहीं राज्यसभा की बात करें तो 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा के अंदर कुल 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और लोकसभा में 2 नॉमिनेट किए जाते हैं। और राज्यसभा के अंदर स्टेट्स को कुल 238 दिया हुआ है और यूनियन टेरिटरीज को, दोनों को मिलाकर कुल 238 दिया हुआ है। अब हम सबसे पहले स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। स्टेट्स को के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, स्टेट्स से जो इलेक्ट होकर आते हैं उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, एमपी। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। डायरेक्टली पीपल उन्हें इलेक्ट करते हैं, लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहाँ पर जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स राज्यसभा के एमपी को इलेक्ट करते हैं, वहीं लोकसभा के एमपी को डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं। इलेक्शन इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी बेसिकली ये होती है एनी इंडिविजुअल अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 प्लस का कोई भी इंडिविजुअल, ही विल गेट द राइट टू वोट इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, प्रॉपर्टी, कुछ भी उसके इररेस्पेक्टिव उसे वोटिंग का अधिकार मिलेगा। जो 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1988 का, उसके तहत जो ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी की एज थी उसे 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। वहीं हम अब यूनियन टेरिटरीज़ के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ एम्पावर्ड द पार्लियामेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरीज से लोकसभा में जो रिप्रेजेंटेशन होगा इसके ऊपर कोई खास प्रोसीजर नहीं दे रखा। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर कर रखा है कि वो डिसाइड करे किस तरीके से वहाँ इलेक्शन करवाना है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो 1965 में पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू हाउस ऑफ द पीपल एक्ट लेकर आता है। इस एक्ट के तहत जो लोकसभा के एमपी हैं यूनियन टेरिटरीज से, वो कैसे चूज़ किए जाएंगे? डायरेक्टली बाय पीपल। जिस तरीके से स्टेट में चुने जाते हैं वैसे ही यूनियन टेरिटरीज से भी चुने जाएंगे, ये लोकसभा ने साफ कर दिया। अब हम यहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर्स को देखें तो 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं एंड दे आर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता था,
दो लोगों को फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ द कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेशन इज इनएडिक्वेट। ठीक है, अगर इनएडिक्वेट है तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। ओरिजिनली दिस प्रोविजन वॉज टू ऑपरेट टिल 1960। ये प्रोविजन 1960 तक ही रहना था, लेकिन 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2009 के तहत इसे 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया और 2020 में फाइनली इसे ख़त्म कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट किसी भी तरह के से 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में नॉमिनेट नहीं करता है। तो बेसिकली हमने यही देखा इस वीडियो के अंदर। हमने सबसे पहले एक बार हम क्विक रिकैप करते हैं। थोड़ा सा। सबसे पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में जाना, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट क्या नेचर है इंडियन पार्लियामेंट का, उसके बारे में समझा। फिर हमने पार्लियामेंट के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझा कि इंडिया के अंदर 3 पार्ट्स हैं। प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस का 2 हाउसेस हैं, दोनों हाउसेस का हिस्सा नहीं है, उसके बावजूद प्रेसिडेंट बहुत इंटीग्रल पार्ट है। क्यों है ये हमने जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने कंपैरिजन दिखाया इंडियन, ब्रिटेन और यूएस के बीच में, जहां इंडिया और ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है उसके बीच सिमिलैरिटी देखी गई। कारण सबसे बड़ा यही है, हमने वहीं से अडॉप्ट किया है, हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है, इसीलिए सिमिलैरिटी है। वहीं फिर हमने दोनों हाउसेस के कॉम्पोजिशन को देखा। और जब हम राज्यसभा की बात करें तो वहाँ 245 मेंबर्स हैं, सीट्स हैं, और इसमें 245 में से 238 जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को दी हुई है, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं राज्यसभा के एमपीज़ को। फिर 4th शेड्यूल का हमने देखा कि किस तरीके से सीट्स का एलोकेशन है राज्यसभा में। सीट्स का एलोकेशन चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, 3 बेसिस के ऊपर है। एक स्टेट्स के बीच में, दूसरा यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में, और तीसरा नॉमिनेटेड मेंबर्स के बीच में। जब हमने स्टेट्स का देखा तो हमने देखा कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ड ऑन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, हमने इसके बारे में भी समझा कि किस तरीके से काम करता है, तो ये देखा। उसके अलावा एमएलए जो हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलएस, वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। सीट्स का एलोकेशन प्योरली पॉपुलेशन के आधार पर होता है, जो ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है उसमें ज़्यादा सीट्स होंगी। यूएसए का देखें तो वो इक्वल है। उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ का रिप्रेजेंटेशन कोई ख़ास प्रोसीजर नहीं दे रखा था, एक इलेक्टोरल कॉलेज तैयार की जाती है इसी पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिकली इसी पर्पज़ के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का गठन किया जाता है, जो इनडायरेक्टली इसके मेंबर्स को चुनती है। केवल भारत में 9 यूनियन टेरिटरीज़ में से केवल 3 यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिला हुआ है राज्यसभा के अंदर, क्योंकि बाकी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है, और वो 3 हैं, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है और न्यू दिल्ली है। उसके अलावा जो नॉमिनेटेड मेंबर्स की हमने बात की, 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट करते हैं क्योंकि इन्हें अपने अपने फील्ड में कोई स्पेशल नॉलेज है, इसलिए। उसके अलावा ऐसा कोई भी जो है प्रोविज़न यूएस के उसमें नहीं है। जब हम फिर हमने लोकसभा के कॉम्पोजिशन को देखा और इसके कॉम्पोजिशन को थोड़ा बहुत कंपेयर किया राज्यसभा के कॉम्पोजिशन से। हमने जब लोकसभा के कॉम्पोजिशन को देखा तो हमने पाया कि 552 सीट्स होती हैं टोटल। 552 में से 530 सीट्स स्टेट्स को दी हुई हैं, 20 सीट्स यूनियन टेरिटरीज़ को, 2 सीट्स जो इंडियन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ये 1960 में तक ही था ओरिजिनली, फिर वहाँ से 95th अमेंडमेंट लाए और इसको 2020 तक एक्सटेंड किया। 2009 में लाया ये और 2020 तक एक्सटेंड किया। उसके बाद इसे फाइनली 2020 में एब्रोगेट कर दिया गया। 530 स्टेट्स हैं, स्टेट्स में जो एमपी होते हैं वो चुने जाते हैं डायरेक्टली बाय पीपल। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में देखा कि किस तरीके से 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 के तहत इसे एज को कम की गई। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़ का रिप्रेजेंटेशन, कोई स्पेशल प्रोसीजर नहीं है, पार्लियामेंट को डिसाइड करना है, तो पार्लियामेंट फाइनली 1965 में यूनियन टेरिटरीज़ डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एक्ट लेकर आई। इस एक्ट के तहत डायरेक्टली ये जो हमारी पार्लियामेंट थी इसने क्लियर कर दिया कि ना केवल स्टेट्स के जो सीट्स हैं वो भी डायरेक्टली पीपल द्वारा चुने जाएंगे,
और यूनियन टेरिटरीज़ का भी डायरेक्ट पीपल ही इलेक्ट करेंगे। फिर हमने नॉमिनेटेड मेंबर्स को देखा कि 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो कि फाइनली जो है 2020 के अंदर इसे फाइनली पूरी तरीके से एबोलिश कर दिया गया। तो दिस वाज ऑल अबाउट पार्लियामेंट एंड दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अभी इसे हमने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है क्योंकि दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।